हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं एलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस बैच में पहली क्लास लेकर। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, ये जो क्लास है इसमें हम लोग डेली अराउंड 25 टू 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस के, जिसमें कि हम लोग पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको पता है कि जैसे एलपी का जो मतलब पेपर होगा उसमें आपका साइंस जो होगा 20 क्वेश्चन का है। 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस से, जिसमें कि अराउंड 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स से, 7-8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 7-8 क्वेश्चन आपके किससे, बायो से होंगे। ठीक, यानी कि वही मेरा पैटर्न यहां पर भी रहेगा कि हम लोग डेली जैसा एग्जाम में सवाल बनता है जिस तरह से, सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहां पर डिस्कस करेंगे। और यहां पर हम लोग डेली लगभग 25 से 30 सवाल डिस्कस करेंगे। और ये अराउंड मान लीजिए आपकी इसमें साइंस की 30 के आसपास यानी क्लासेस होंगी, 35 क्लासेस होंगी, 30 टू 35 क्लासेस, जिसमें कि डेली आप ये समझ लो 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो अराउंड ये मान लीजिए कि आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, 1000 क्वेश्चन। लेकिन जब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आपको समझ में आएगा कि ये नाम मात्र के 1000 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल आप इस पूरे सेशन में इंटायर साइंस को आप रिवाइज कर लोगे और साथ ही साथ आप लगभग ये मान लीजिए कि 5000 से ज्यादा सवाल सीख कर जाओगे। इस पूरे जो प्रैक्टिस सेशन के अंदर एक तरह से पूरा का पूरा साइंस रिवाइज होगा। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। पीवाईक्यूज को भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, डेली कुछ पीवाईक्यूज को भी। आज जैसे आज का जो सेशन है इसमें मैंने मैक्सिमम सारे के सारे लगभग क्या है आपके पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाएं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो अखिल, पिंटू, पूर्णिमा, रोहित, सबिता, रमेश, कंप्लीट सब कुछ होगा। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब तीनों मिक्स होगा। तीनों के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। अभी यहां पर अभी आज मैंने क्या बताया, तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक कॉपी साथ में लेकर चलिएगा। एक कॉपी साथ में लिख मतलब रखेंगे। जो भी नया इंफॉर्मेशन आपको मिले, जो भी नई जानकारी आपको मिले, आपको तुरंत क्या करना है, उसको अपने कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ये पीवाईक्यू है आपका, एएलपी में पूछा गया प्रश्न है ये। कहा जा रहा है ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्लासिफिकेशन? पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं सर, तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा डोबेराइनर ने अपना ट्रिपलेट थ्योरी दिया था। उसके बाद न्यूलैंड देते हैं अपना कौन सा नियम, अष्टक नियम। और जब न्यूलैंड अपना अष्टक नियम देते हैं उस समय तक कितने तत्व खोजे जा चुके थे? 56। इन्होंने पहले स्थान पर किसको रखा था? हाइड्रोजन को रखा था। और हाइड्रोजन की जब बात करते हैं, इसको खोजने वाले कौन थे? इसको खोजा था किसने? हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था सर। लेकिन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन वर्ड जो दिया वो किसने दिया? वो दिया लवाजियर, एंटोनी लवाजियर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। याद रखेंगे ये जो आपका 56, और इन्होंने पहले स्थान पर हाइड्रोजन को रखा और अंतिम स्थान पर किसको रखा? थोडियम को। थोडियम यानी जैसे हम लोग टीएस से डिनोट करते हैं, और थोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? याद रखिएगा 90। और थोडियम का एक इंपॉर्टेंट अयस्क है जिसका नाम क्या है सर? थोडियम का जो अयस्क है उसका नाम क्या है? मोनाजाइट। और ये मोनाजाइट कहां पर मिलता है? केरल में मिलता है। किसके रूप में? हमें बालू के रूप में मिलता है, केरल में। ठीक है, कहां पर मिलता है? केरल में बालू के रूप में मिलता है। लेकिन यहां से आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये किस तत्व तक लागू होता था? तभी तो ये फेल हो गया है ना, तभी तो ये क्या हो गया? फेल हो गया। क्योंकि इसमें न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था इसमें क्या होता था? हर 8वां तत्व
हर जो तत्व है अपने 8वें तत्व से समान गुणधर्म रखता था। लेकिन ये जो आपका इसका अष्टक नियम था, ये कहां तक लागू होता था? ये सिर्फ और सिर्फ लागू होता था कहां तक? कैल्शियम तक। इसलिए ये फल हो जाता है। फिर क्या आता है आपका? फिर आता है आपका किसका? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आता है। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल आता है कब? 1869 में। मेंडलीव जो अपने तत्वों को सजाते हैं वो किस आधार पर? उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर क्या करते हैं? वो तत्वों को सजाते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। तो यहां पर देखिए, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है आप उसको क्या करिएगा? उसे आप लिख लीजिएगा एक एक पॉइंट को। यानी इसका सही उत्तर क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, थोडियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है आप ये समझो। एक दोस्तों कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। ध्यान से समझिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चूने का पानी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या फिर लाइम वाटर है, या फिर इसी को हम लोग स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इससे जब क्या करते हैं? क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो इससे आपका क्या बनता है? इससे आपका बनता है CaOCl2, और साथ ही साथ क्या करता है? ये वाटर रिलीज करता है। और जब इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का आप रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो वो क्या बनाएगा? वो आपका क्लोरीन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? वो क्लोरीन गैस बनाएगा। और क्लोरीन की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसको खोजा किसने? इसको सिले ने खोजा। किसने खोजा? सिले ने खोजा। किसने खोजा इसे? सिले ने खोजा। कई बार आपसे पूछा जाता है फूलों का रंग उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? फूलों का रंग उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं। याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किस गैस का यूज होता है? CHCl3। ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफॉर्म का। इसके निर्माण में किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं। कई बार पूछा जाता है वाटर प्यूरिफायर के रूप में किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं। बात समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझना है सर। और क्लोरीन याद रखिएगा हवा से कितना भारी होता है? क्लोरीन हवा से 2.5 गुना भारी होता है। अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में याद रखिएगा, ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। हमारे भूपर्क पट्टी में, हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को खोजा किसने? इसको खोजा, याद रखना, जोसेफ प्रिस्टले ने खोजा। किसने खोजा? जोसेफ प्रिस्टले ने। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो याद रखना, फायर एक्सटिंग्विशर में जो अग्निशमक यंत्र होते हैं उसमें किस गैस का यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। यह कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस मिलती है? तो याद रखिएगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है? ये चूने के पानी को, यानी लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देता है? चूने के पानी को कैसा कर देता है सर? मिल्किस कर देता है, यानी दूधिया कर देता है। ऐसा कर देता है, दूधिया कर देता है, मिल्किस। तो यहां पर एक चीज और भी याद रखिएगा, मिल्क का पीएच मान कितना होता है?
6.5 के आसपास, 6.5 के आसपास होता है मिल्क का पीएच मान। और मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताएंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया का दूध हम लोग किसे कहते हैं? आप लोग बताओ, मैग्नीशिया का दूध किसे कहा जाता है? आप लोग ये बताइए। अगला क्वेश्चन, फटाफट इसका आप लोग उत्तर दीजिए। सर्च लाइट, ये आज जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ये सारे आपके एएलपी के पीवाईक्यू हैं। एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन यहां पर जो आज मैं करवा रहा हूं। और याद रखिएगा, जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग किसको कहते हैं? MgOH2, इसी को कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और ये क्या है? ये एक प्रकार का एंट एसिड है सर। एंट एसिड का मतलब क्या है? प्रति अम्ल है। प्रति अम्ल का मतलब क्या? ये एसिडिटी को क्या करता है? रिमूव करता है। अम्लीयता को क्या करता है? दूर करता है। और जब इस सवाल की बात करते हैं, सर्च लाइट हो, टॉर्च, सर्च लाइट का मतलब यहां पर क्या है? टॉर्च है। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो सेविंग मिरर है, हजामत दर्पण जिसे कहते हैं, सोलर कुकर याद रखिएगा, कार की हेडलाइट याद रखना है, डेंटिस्ट मिरर याद रखना है, ईएनटी डॉक्टर का मिरर याद रखना है। इन सब में किसका यूज होता है? कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का यूज होता है। सर उत्तल दर्पण का यूज कहां पर होता है? तो जो मैंने बोला, क्या क्या बोला, तो याद रखिएगा, सेविंग मिरर, हजामत दर्पण के रूप में, सौर कुकर में, यानी सोलर कुकर में। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताइए, जो कुकर का हैंडल होता है, प्रेशर कुकर का हैंडल होता है सर, किससे बना होता है? बताइएगा। तीसरा याद रखिएगा, सौर कुकर के बाद डेंटिस्ट मिरर में, यानी जो दांत के डॉक्टर का मिरर होता है उसमें। चौथा याद रखिएगा, कार की हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में। इसके बाद याद रखिएगा, ईएनटी डॉक्टर के मिरर में। ईएनटी डॉक्टर का मतलब क्या? ईयर नोज थ्रोट। ईएनटी डॉक्टर के मिरर में किसका यूज होगा? इन सब में यूज होता है किसका? कॉनकेव मिरर का। और प्रेशर कुकर का हैंडल किससे बना होता है? बैकेलाइट से। और बैकेलाइट के बारे में याद रखिएगा, यह मानव के द्वारा निर्मित सबसे पहला प्लास्टिक है। कौन सा? बैकेलाइट, जो कि मानव के द्वारा निर्मित सबसे पहला प्लास्टिक है। ठीक है, यहां पर इसका यूज याद रखिएगा किसमें होता है? साइड मिरर में। साइड मिरर, जो वाहन का जो साइड मिरर है उसमें होता है। दूसरा याद रखिएगा किसमें होता है? रेयर व्यू मिरर में। रेयर व्यू मिरर में। इसके बाद पार्किंग मिरर में यूज होता है, प्लेटफॉर्म पर यूज होता है। इसके बाद याद रखिएगा, रिफ्लेक्टर मिरर पे, रोड पर जो रिफ्लेक्टर मिरर लगा रहता है मोर वगैरह पे, परावर्तक मिरर के रूप में। इन सब में किसका यूज होता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण का यूज होता है सर, है ना? क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। और समतल दर्पण से याद रखना, समतल दर्पण का यूज कहां पर होता है? एक तो ड्रेसिंग मिरर में, ध्यान से समझिएगा। ड्रेसिंग मिरर जो घरों में होता है ना, ड्रेसिंग मिरर, उसमें यूज होता है। दूसरा याद रखिएगा, समतल दर्पण का यूज कहां पर होता है? तो कैलिडोस्कोप होता है, कैलिडोस्कोप जो बच्चों के खिलौनों में यूज होता है, कैलिडोस्कोप इसमें यूज होता है। और तीसरा कहां पर? पेरिस्कोप, जो जहाज वगैरह में, पनडुब्बी में यूज होता है ना, समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए। उस पेरिस्कोप में भी किसका यूज होता है? याद रखिएगा, प्लान मिरर का। लेकिन इसमें कितने प्लान मिरर यूज होता है? 3 प्लान मिरर का यूज होता है इसमें। और यहां पर जो 3 प्लान मिरर होते हैं, किस एंगल पर होते हैं? लगे हुए 60 डिग्री के एंगल पर। जबकि पेरिस्कोप जो होता है, इसमें कितना प्लान मिरर होता है? 2 प्लान मिरर होता है। और ये प्लान मिरर जो 2 लगे होता है ना, वो एक दूसरे के समानांतर होंगे, लेकिन वो उसके साथ कितने एंगल पर लगे होंगे? 45 डिग्री के एंगल पर लगे होंगे। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? और प्लान मिरर से याद रखना, प्लान मिरर का जो वक्रता त्रिज्या होता है, इसका वक्रता त्रिज्या, इसका फोकस दूरी, ये क्या होता है सर? इसका वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी दोनों ही क्या होता है? अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत होता है। और प्लान मिरर का जो परावर्तक सतह है, ये भी याद रखना, इसका जो परावर्तक सतह है वो किससे बना होता है? वो बना होता है AgNO3, या फिर जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग ल्यूनार कास्टिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूनार कास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, हिंदी में भी लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रैनवियर के नोड्स सूक्ष्मरिक स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? नोड ऑफ रैनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, ग्रंथि कोशिकाओं में, ऑस्टियोब्लास्ट में, या माइलिनीकृत एक्सोन में, माइलिनेटेड एक्सोन्स। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है, कोई बता सकते हैं? अगर आपको यह पता है तो आप इसका उत्तर बता सकते हो। हमारे शरीर के जो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। और जब तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं ना सर, याद रखना, तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता, इसलिए हमारे शरीर का जो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है, सबसे कम रीजनरेट करने का जो पावर होता है वो हमारे ब्रेन का होता है। और सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसका होता है हमारे शरीर में? सबसे ज्यादा रीजनरेट करने का शक्ति किसका होता है हमारे शरीर में? आप लोग बताइए। यहां पर दोस्तों जब तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका का आप स्ट्रक्चर देखो थोड़ा, आप ना जैसे स्ट्रक्चर देखोगे आपको तुरंत यह समझ में आ जाएगा। यह देखिए तंत्रिका कोशिका है, यहां पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साइनप्स टर्मिनल, या इसे साइनप्स गैप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनप्स टर्मिनल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? साइनप्स गैप बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेलिन सीप। क्या बोलते हैं इसे? मेलिन सीप कहते हैं इसे। ठीक है, मेलिनेटेड, इसको क्या बोलता है? मेलाइन सीप। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसी को क्या बोलता है? माइलिनेटेड एक्सोन कहते हैं। और यहां पर जो बीच में आप देख रहे हो, यहां पर ये जो गांठें हैं, यहां पर ये जो देख रहे हैं, ये जो गांठें हैं, ये जो गांठें हैं, ये जो गांठें हैं, ये जो गांठें हैं, इसी को क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। इसी को क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, या रैनवियर के नोड कहते हैं। ठीक है, साइनप्स टर्मिनल का हिंदी में साइनप्स टर्मिनल ही होता है, इसको साइनप्स टर्मिनल ही कहते हैं। क्योंकि यहां पर देख रहे हो क्वेश्चन आप लोग देखिए ना, ये प्रीवियस, ये मैंने सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है वही लिया हुआ, साइनप्स टर्मिनल ही कहते हैं इसको डेंड्राइट ही कहते हैं, डेंड्राइट ही कहते हैं इसको। यहां पर देखिए क्या है? रैनवियर के नोड्स, नोड्स ऑफ रैनवियर का क्या हिंदी दिया? रैनवियर के नोड। ठीक, ये जो आपका हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सेल बॉडी कहते हैं। इसको क्या बोलता है? पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये, इसको क्या बोलता है? सेल बॉडी कहते हैं। ये जो डेंड्राइट होता है, याद रखिएगा, ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझो। ये डेंड्राइट क्या करता है? ये किसी दूसरा जो एक्सॉन है, दूसरा जो एक्सॉन है उससे क्या करेगा? दूसरा जो न्यूरॉन है उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उसको सूचनाओं को क्या करेगा? ये लेगा। और ये जो यहां पर देखना है साइनप्स टर्मिनल है, ये साइनप्स टर्मिनल जो है ये क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन में क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में किसी भी न्यूरॉन किसी भी इंफॉर्मेशन को कौन क्या करता है? कलेक्ट करता है, तो वो कौन करता है? डेंड्राइट। कौन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है तो कौन करता है? साइनप्स टर्मिनल करता है। क्लियर है पॉइंट? सुरुज जी, आप शायद सुने नहीं क्लास में, मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन कभी आपने पीवाईक्यू देखा है? नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए, ये हम पीवाईक्यू ही कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 4 बार बता दिया है क्लास में कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास में वो पीवाईक्यूज ही हैं सारे, और मैं सारे पीवाईक्यू कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? हाँ, सूचना को भेजता है, वो कैरी करता है, लेकिन सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कौन करेगा? वो करेगा साइनप्स टर्मिनल।
सूचना को किसी दूसरे न्यूरॉन से रिसीव कौन करेगा? वो डेंड्राइट करेगा। अब यहां पर देखिए, जब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध का, एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? एक के बाद एक प्रतिरोध एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, R1, R2, R3। और इस कंडीशन में जो आपका R इक्विवेलेंट होता है वो कितना हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। लेकिन जब भी कोई श्रेणी क्रम में होता है ना, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में आपका करंट का मान क्या रहेगा? पूरे सर्किट में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वोल्टेज क्या होता है? वो आपका डिफरेंट होता है। ठीक। और वही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि अगर एक दूसरे के पैरेलल ऐसे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इस तरह से अगर आपका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, R1, R2, R3 है, इस तरह से, यहां पर आपका फॉर्मूला R इक्विवेलेंट निकालने का क्या हो जाता है? 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस तरह से निकालते हैं इस फॉर्मूले से। लेकिन इस कंडीशन में जब पैरेलल में होता है ना, तो याद रखना इसमें वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। और आप ये सोचो कि जो हमारा घर है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जितने भी मतलब विद्युत यंत्र हैं, लाइक फ्रिज, टीवी, उनको क्या सेम करंट चाहिए या सेम वोल्टेज चाहिए? बताइए। अगर आपको ये पता है, आप बता दोगे कि हमारे घर में ये जो विद्युत यंत्र होते हैं उनको किस कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो ये जो यंत्र होते हैं हमारे घरों में, उनको क्या चाहिए? उनको सेम वोल्टेज चाहिए। और अगर सेम वोल्टेज चाहिए होगा तो उसे हम किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे? उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ठीक है ना सर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहे जब एक परिपथ में कई रेजिस्टेंस एक दूसरे से श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? कम होता है क्या? नहीं। बढ़ता है क्या? नहीं। आधा हो जाता है? नहीं सर, एक ही रहता है, सेम ही रहता है, सेम ही रहता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए यहां पर एक याद रखना, ओम्स लॉ। ओम लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू क्या है? IR, यानी कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। ठीक है, और यहां से जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस के बारे में याद रखना, प्रतिरोध के बारे में, ये जो प्रतिरोध होता है इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है इसका यूनिट? ओम होता है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? रो एल अपॉन ए होता है। जहां पर रो क्या है? रो है प्रतिरोधकता। आप लोग बताओ प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट है? एल क्या है? तार की लंबाई। एल क्या है जी? तार की लंबाई। और ए क्या है? ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है क्या? आपका ए। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? इस रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता का यूनिट होता है सर ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर। महो नहीं, महो कंडक्टिविटी का यूनिट है। महो मतलब किसका? कंडक्टिविटी नहीं, सॉरी, कंडक्टेंस का यूनिट है महो। चालकता का यूनिट। चालक जो होता है ना, कंडक्टेंस, कंडक्टर जो होता है, जैसे रेजिस्टेंस, उसी तरह कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस का यूनिट है महो या ओम इनवर्स या सीमेंस बोलते हैं उसे हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर देखिए, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यार एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकल लंबाई f है वायु में, तो एक द्रव जिसका म्यू यानी कि अपवर्तनांक दिया गया है 4/3, और ये किसका अपवर्तनांक होता है 4/3? तो याद रखिएगा जल का। किसका होता है? जल का अपवर्तनांक होता है। ठीक, कह रहा है कि डुबाया जाता है द्रव में, दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? याद रखिएगा जब भी किसी मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना साहब, किसी भी दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है वो, किसी भी दर्पण का फोकल लेंथ जो होता है ना, वो किससे इंडिपेंडेंट रहता है? वो माध्यम से इंडिपेंडेंट रहता है। तो यानी क्या होगा? ये एफ ही होगा। और याद रखिएगा एफ
और वक्रता त्रिज्या उसके बीच में क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू R बाई टू, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F हो जाता है। R इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2F हो जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। उत्तल दर्पण के बारे में याद रखिएगा एक पॉइंट, उत्तल दर्पण जो है ना, इसके बारे में याद रखना, ये वस्तु का हमेशा कैसा, आभासी, सीधा और कैसा, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, एवं वस्तु से कैसा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब नहीं बना सकता। यह हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और कैसा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और याद रखिएगा, बिल्कुल टेक्नीशियन के लिए भी है सुधीर जी, और याद रखिएगा जो इसका फोकल लेंथ होता है ना कॉनकेव मिरर का, उत्तल दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव धनात्मक होगा। वहीं पर अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा सर, वो नेगेटिव होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये सारा क्वेश्चन आज मैंने जो मैं करवा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कल से पीवाईक्यू भी रहेगा, एक्सपेक्टेड ही रहेगा, लेकिन आज सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? तो मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग ये बताओ कि ग्लास, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है साहब, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बताइए। ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1.5 या फिर याद रखना 3/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है NH4 NH2SO4 इसको बोलता है अमोनियम सल्फेट या डाई अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट या डाई अमोनियम सल्फेट कहते हैं कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। देखो इसमें एटम गिन लो, ऐसा सवाल पूछना सिंपल, गिन लो कितना है, 1 है, 4, 1 4 8 हो गया, 1 4 5 हो गया, NH4 है, इंटू 2 है, उसके बाद SO4 है, इसमें कितना है टोटल 5, इसको गुना कर दो किससे, 2 से, प्लस इधर देखो कितना है 1 प्लस कितना है 4, टोटल कितना हो गया 10 प्लस 5 यानी कितना आ गया 15। सही उत्तर क्या हो गया 15 हो गया। इसमें पूरा गिन लो, ठीक है। ऐसे सवाल में और आपको कुछ भी नहीं करना, बराबर है। इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछे बना देंगे। और यहां से एक पॉइंट याद रखिएगा, हमारे शरीर में मौजूद सबसे विषैला पदार्थ कौन सा है, सबसे पॉइजनस एलिमेंट कौन सा है, सबसे विषैला जो पदार्थ है, सबसे जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो कौन सा है, वो है याद रखिएगा अमोनिया। अमोनिया हमारे शरीर के अंदर मौजूद सबसे विषैला पदार्थ होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग, जब हम लोग संवेग की बात करते हैं सर, याद रखिएगा अमोनिया, वेरी गुड। संवेग को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पी से, और P इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। यानी ये मास, ये क्या है, द्रव्यमान है, ये क्या है, वेग है। ये कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है सर, सदिश राशि, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट होता है इसका केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है MLT-1, है ना। और याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी का सर सूत्र क्या होता है, अगर किसी पदार्थ का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, 12mv² हो जाता है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। सारे पीवाईक्यूज में करवाऊंगा, एएलपी टेक्नीशियन सबके, और साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आप लोग निश्चिंत रहो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक। क्लियर है पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा सवाल है कि यह बताइए संवेग तथा द्रव्यमान के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगी।
संवेग तथा द्रव्यमान के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगी, फटाफट बताइए। संवेग और द्रव्यमान के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगी, कौन सी भौतिक राशि हमें मिलेगी? डेफिनेटली दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? संवेग और द्रव्यमान के अनुपात से क्या मिलेगा जी? वेग मिलेगा ना। कहेंगे सर कैसे मिलेगा? m इंटू वी डिवाइडेड बाय एम, एम काट दो, क्या बचा? v बचा। अरे आया समझ में? हाँ या नहीं बोलो, सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, अगर आपसे पूछे संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि मिलेगी? द्रव्यमान मिलेगी, है ना जी। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, यानी ऐसा जो प्लांट होता है ना, उसमें जैसे रूट, लीफ, स्टेम यानी जड़, पत्ती, तना, ये सब उपस्थित नहीं होता। आप डिफरेंस ये नहीं कर पाओगे, डिफरेंस ये नहीं पता कर पाओगे आप इसमें, ठीक? डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे कौन सा स्टेम है, कौन सा तना है, कौन सा जड़ है, कौन सा पत्ती है। और ऐसा जो पौधा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो आता है किसमें? थैलोफाइटा संघ में। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला कौन है जी? शैवाल है। इसलिए थैलोफाइटा समूह को याद रखना, शैवाल समूह भी बोलते हैं, इसको एल्गी समूह भी बोलते हैं। और एल्गी की बात कर रहे हैं ना सर, याद रखिएगा एक एक पॉइंट। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। सर एल्गी का सेल वॉल किससे बनेगा सर? इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है? वो बनता है सर सेलुलोज से। शैवाल क्या एक प्रकार का प्लांट है ना जी, और प्लांट का जो सेल वॉल बना होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बनता है। इसी सेलुलोज से याद रखना क्या बनता है? रेयॉन। रेयॉन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, कृत्रिम रेशा कहते हैं। और आप लोग बताएंगे सिल्क का उत्पादन क्या कहलाता है? आप लोग बताओ, यहीं से याद रखिएगा, एक होता है कृत्रिम वुन, कृत्रिम ऊन याद रखना, आर्टिफिशियल वुल ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम लोग एक्रिलिक को। एक्रिलिक को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम ऊन कहते हैं। दोनों में फर्क है, समझिएगा। और रेशम के कीट का उत्पादन क्या कहलाता है? रेशम के कीट का उत्पादन जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अब यहां पर देखिए क्या है, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है। टेरिडोफाइटा के बारे में याद रखिएगा, इसे कहते हैं पादप जगत का सरीसृप, या इसे कहते हैं रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे ऐसा कोई प्लांट देखते हो जो लता है जिसके में फैल जाता है, जो जमीन पर फैलने वाला होता है ना प्लांट, जो लता के रूप में फैलता है, वो क्या होता है? वो आपका टेरिडोफाइट होता है। इसलिए इसे क्या बोलता है? पादप जगत का सरीसृप बोलता है। और ब्रायोफाइट क्या है? ऐसा प्लांट जो पानी और जमीन दोनों में उगता है। इसलिए ब्रायोफाइट को क्या बोलता है? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत का क्या कहते हैं? इसे उभयचर, या फिर इसे बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा जो प्लांट है वो किस समूह में होते हैं? सबसे ज्यादा प्लांट जो मिलते हैं वो किस समूह के मिलते हैं? वो थैलोफाइटा संघ के मिलते हैं, थैलोफाइटा संघ के। ठीक है सुधीर, यहां पर मैं साइंस करा रहा हूं बाबू, है ना। और साइंस में यहां पर जो है ना, मैं आपको डेली, मैंने बताया 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट करिए। यहां पर देखिए एक ना आपको फॉर्मूला, एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए। सर कौन सा थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये मैं आपको करा दे रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है सर, अगर आपको यह पता है ना तो यह सवाल आपके लिए चुटकी भर का है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर इसे लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर आपको यह पता है तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकी भर का है।
आपको सिंपली कुछ नहीं निकालना है। यहां पर अगर आपको क्वेश्चन करना है ना, आपको क्या करना है, बस इसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लो। क्योंकि क्या कहता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, कहता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो पहले देखो क्या है, मास दिया है कितना है 4 किलो, पहले वेलोसिटी कितना है जी 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। निकालो पहले क्या है, हाफ इंटू 4 इंटू 5 गुने 5, ये 2 से 2 बार में कट गया। पहले क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी 50 जूल। बाद में काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या होगा, बाद में कितना हो जा रहा है वेलोसिटी 10 हो जा रहा है ना जी, हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, 2 से 2 बार में काट दो, कितना हो गया 200 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी में अंतर निकाल दो, पहले कितना था 50 था, अब कितना हो गया 200 जूल हो गया। तो उसमें कितना अंतर हुआ, 200 में से घटा दो 50, 150 जूल। यही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। अरे आया समझ में बाबू, सबको सबको समझ में आया, हाँ या नहीं बोलो फटाफट से। नहीं नहीं, क्लास से पहले पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्लास से पहले पीडीएफ मिल जाएगा तो सब तुम लोग फिर देखिए लोगे उत्तर जी। देखिए क्या कह रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वही वर्क के बराबर है। पहले गतिज ऊर्जा निकाल लो ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो ना, हाफ mv स्क्वायर। पहले वेलोसिटी कितना है जी, हाफ इंटू 4, मास तो 4 किलोग्राम है ना, वेलोसिटी पहले कितना है 5, 5 गुना 5 कर दो, ये 2 से 2 बार में कट गया, 25 दूनी कितना हो गया 50 जूल। ये शुरू में है काइनेटिक एनर्जी, बाद में फिर से निकालो क्या है काइनेटिक एनर्जी, निकालो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर। क्या है फाइनल वेलोसिटी 10 है ना दिया हुआ, देखो 2 से 2 बार में काटो, कितना हो गया 100, 200 जूल। कितना चेंज हुआ इसमें, 50 से 200 हुआ, कितना चेंज हुआ 150 जूल। ये वाला पीडीएफ आपको मिलेगा, ये वाला क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना, लेकिन क्लास के बाद मिलेगा। अब सबको क्लियर है, सबको क्लियर है अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एसिड बेस सॉल्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है, इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड को ही क्या बोलते हैं, मीथेनोइक एसिड कहते हैं सर। सर फॉर्मूला क्या है, तो होता है इसका HCOOH होता है फॉर्मूला इसका। एंट से याद रखना, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मरमीकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मरमीकोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, ये मधुमक्खी के डंक में भी यही मिलता है, बिच्छू के डंक में भी आपको यही मिलता है, जो नेटल पौधा होता है उसमें भी आपको यही मिलता है ना। मालिक एसिड की बात करते हैं, मालिक एसिड याद रखिएगा किसमें पाया जाता है, एप्पल, एप्पल यानी किसमें, सेब में। और याद रखिएगा ये जो सेब है ना, सेब का लाल रंग याद रखिएगा किसके कारण होता है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। सेब से याद रखना, सेब एक कैसा फल है, सेब एक फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है यानी कि एक झूठा फल है। और मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताओ कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग ये बताइए। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग ये बताओ। बिल्कुल एसिड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये जो टैनिक अम्ल है, टैनिक अम्ल किसमें मिलता है, तो ये मिलता है याद रखिएगा चाय में, चाय यानी कि टी। और यहीं से याद रखना, राष्ट्रीय चाय निदेशालय, नेशनल टी बोर्ड, नेशनल टी बोर्ड जो है ये कहां पर है आपका, कोलकाता में है। फ्रूट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोमोलॉजी कहते हैं सर। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। और याद रखना, सेब का जो एडिबल पार्ट है, इसका जो खाने योग्य हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लासी थैलामस, फ्लासी थैलामस या मांसल पुष्पासन, जो कि क्या है, इसका खाने योग्य हिस्सा है, किसका, सेब का। क्लियर, ये बात समझ में आ गई।
किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। यहां पर एक चीज और याद रखना, ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें मिलता है? पालक में, टमाटर में। और ये जो ऑक्जेलिक एसिड है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा होता है HOC COOH। और ऑक्जेलिक एसिड की जब हम बात करते हैं, इसका यूज कहां पर होता है? तो याद रखिएगा इसका यूज फोटोग्राफी में होता है। फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। और फोटोग्राफी में याद रखना एक और यूज होता है किसका? AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका भी यूज किसमें होता है? फोटोग्राफी में। साथ ही साथ याद रखिएगा फोटोग्राफी में एक सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, इसका भी यूज होता है किसमें? फोटोग्राफी में, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा उस धातु का नाम बताए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, फॉल्स फ्रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जो है ना पूरा का पूरा फ्लावर, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट में क्या फर्क है? ट्रू फ्रूट का जैसे सत्य फल का एग्जांपल है कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल। जब फूल का सिर्फ अंडाशय वाला भाग फ्रूट में यानी फल में कन्वर्ट होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। और जब इंटायर फ्लावर ही, पूरा का पूरा फूल ही जब फल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट या झूठा फल कहते हैं। और एप्पल में पूरा का पूरा फ्लावर ही किसमें होता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और सेब का जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो होता है फ्लासी थैलामस या फिर मांसल पुष्पासन। यहां पर याद रखिएगा एक धातु है पोटेशियम, जो कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, और एक धातु है सोडियम। यह पोटेशियम के बाद दूसरा सबसे क्रियाशील धातु है। यह पोटेशियम और सोडियम, इसकी खासियत है कि ये दोनों ही पानी और हवा दोनों के साथ काफी तेजी से रिएक्ट करता है, काफी तेजी से विक्रिया करता है। इसलिए सबसे पहले याद रखना, ये जो पोटेशियम और सोडियम है, इस दोनों को किसमें डुबा कर रखते हैं? इस दोनों को रखा जाता है केरोसिन ऑयल में डुबाकर। किसमें रखते हैं? केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखा जाता है। जबकि एक होता है श्वेत या पीला फास्फोरस, श्वेत या पीला फास्फोरस होता है। श्वेत या पीला फास्फोरस जो होता है ना, इसको किसमें डुबाकर रखते हैं? इसको पानी में डुबाकर रखते हैं, इसको पानी में रखा जाता है। और ये पोटेशियम और सोडियम के बारे में याद रखिएगा, ये इतना मुलायम होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, आप लोग ये बताओ, इस पोटेशियम और इस सोडियम को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? किसने खोजा था पोटेशियम और सोडियम को? इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन ए, सोडियम। एटॉमिक नंबर है इसका 11। यह है गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक नंबर है याद रखिएगा 79। और गोल्ड के बारे में याद रखना, यह सबसे ज्यादा मलिएबल, सबसे ज्यादा अघातवर्धनीय, सबसे ज्यादा डक्टाइल यानी सबसे ज्यादा तन्य धातु है। कौन सा? गोल्ड। और साथ ही साथ याद रखिएगा व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड हम लोग किसे कहते हैं? व्हाइट गोल्ड हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, प्लैटिनम को। प्लैटिनम को, इस प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं। और एल्यूमिनियम के बारे में याद रखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर है 13। एल्यूमिनियम से याद रखना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, ये जो कॉपर है, कॉपर के बारे में याद रखना, ये विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है। सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? कॉपर। मनुष्य के द्वारा यूज की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी है? तांबा, कॉपर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 29। और कॉपर की कुछ अयस्क हैं सर। कॉपर में अगर आप टिन मिला दो तो क्या बना देगा? कांसा। कांसा यानी ब्रॉन्ज। कॉपर में अगर सर आप जिंक मिला दो तो क्या बना देगा? ये बना देगा आपका पीतल। पीतल यानी ब्रास। और अगर सर कॉपर में अगर आप जिंक मिला दो, इसके साथ अगर आप निकल मिला दो तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा सर जर्मन सिल्वर बना देगा। क्या बना देगा? जर्मन सिल्वर। ये सिल्वर ऐसा है जिसमें सिल्वर ही नहीं होता है, जिसमें सिल्वर ही नहीं होता है।
और पोटेशियम और सोडियम दोनों को खोजने वाले कौन थे? दोनों को हम्फ्री डेवी ने ही खोजा था। वेरी गुड पीयूष, बिल्कुल आपने सही बताया है। और याद रखिएगा, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है कौन? चांदी। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? और याद रखना, अगर हमारे शरीर में कॉपर की कमी होती है ना सर, हमारे शरीर में अगर कॉपर की कमी होती है तो इससे एक बीमारी होती है अनीमिया। लेकिन याद रखना, अगर हमारे शरीर में एक कॉपर ज्यादा हो गया, अगर ये कॉपर की अधिकता हो गई, इससे एक बीमारी होती है, कौन सी? विल्सन रोग होता है। लिख लेना, विल्सन डिजीज होता है, इससे विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग, अगर हमारे शरीर में कॉपर ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है इनमें से कौन सा एक सैप्रोट्रॉफ है? सैप्रोट्रॉफ का मतलब सबसे पहले क्या होता है? सैप्रोट्रॉफ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। लेकिन देखिए, कई बच्चे कहते हैं ना, हिंदी हिंदी करते रहते हैं। हिंदी में देखो, एग्जाम में सिंपल ऐसे पूछ दिया है, कौन सा सैप्रोट्रॉफ है। अब यहां पर हिंदी में नहीं दिया है, मृतोपजीवी नहीं दिया है हिंदी में। तो साइंस में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज एग्जाम में डिट्टो ऐसे लिख देते हैं। और आपको सैप्रोट्रॉफ का मतलब पता होना चाहिए। सैप्रोट्रॉफ ऐसे जीव को बोलते हैं जो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करता है? जो अपने भोजन के लिए डिपेंड करता है किसके ऊपर? मृत पदार्थों के ऊपर, डेड थिंग्स के ऊपर, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। और याद रखिएगा, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहां पर, ये जो आपका है मशरूम। मशरूम क्या है सर? यह एक प्रकार का कवक है। यह क्या है? एक प्रकार का फंजाई है। फंजाई यानी कि कवक है, ठीक। और मशरूम के बारे में याद रखिएगा, यह प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। और आप लोग ये बताओ कि प्रोटीन का सबसे बेसिक यूनिट, सबसे मूलभूत इकाई क्या है? प्रोटीन का सबसे मूलभूत इकाई क्या है, यह बताइए। और कवक की बात कर रहे हैं तो कवक से याद रखना, जो कवक होता है इसका स्टडी क्या कहलाता है? इसका स्टडी कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का जो सेल वॉल होता है ना सर, इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है काइटिन से। किससे बनता है कवक का सेल वॉल? काइटिन से। और कवक जो है अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? कवक अपने फूड को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और हमारे शरीर में ये जो ग्लाइकोजन है, ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर होता है? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है कहां पर? लीवर में। लीवर यानी कि यकृत में। और प्रोटीन का जो सबसे बेसिक यूनिट है, प्रोटीन की जो सबसे मूलभूत इकाई है, वो है अमीनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और अभी अभी आपने देखा होगा, जो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज मिला है, जो 3 व्यक्ति को मिला है, 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, वो किसके लिए? प्रोटीन के स्ट्रक्चर की खोज के लिए, प्रोटीन की संरचना पर मतलब रिसर्च के लिए मिला है। पूछा जा सकता है ये आपसे, है ना? क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ गई? और एल्गी, शैवाल की जब बात करते हैं तो शैवाल याद रखिएगा अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो शैवाल अपने फूड को स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए, कोई भी एटम जो होता है ना, एटम के अंदर एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, समझना। कोई भी परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है, इसी का जो योग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन। जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और अगर आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र होता है, आप इस द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो? द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दीजिए? आप परमाणु संख्या घटा दीजिए। यानी कि इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से ही प्रोटॉन माइनस कर दो ना।
इसमें से प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो क्या न्यूट्रॉन है ना बचेगा जी। इसका सही उत्तर क्या हो जाए? अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से क्या करिए, आप एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? इससे आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन का संख्या। और आप लोग ये बताइए न्यूट्रॉन को किसने खोजा है? अब मान लीजिए आपका दिया जाए एटॉमिक नंबर, आपको दिया हुआ है मान लीजिए 20, समझो एटॉमिक नंबर आपको 20 दिया है और आपको मास नंबर दिया है मान लीजिए 42 दिया है। समझिएगा क्वेश्चन को, मास नंबर आपको 42 दिया है और आपसे पूछ दे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करेंगे? जो आपका मास नंबर में से इसको घटा दीजिए, 42 में से 20 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। इस तरह का सवाल भी बनता है क्वेश्चन। ठीक है सर। और न्यूट्रॉन को किसने खोजा? याद रखिएगा जेम्स चैडविक ने। कब खोजा? इन 1932, 1932 में खोजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके डैश पर आवधिक स्वभाव पर जाना जाता है। बताइए किस गुण पर उसको सजाया गया था? आज की क्लास में ही बताया था आपको, आज की क्लास में ही बताया था कि जो मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसमें उसके किस गुण पर सजाया गया था उसको? एटॉमिक मास के आधार पर। जबकि जो मोसले का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें किस आधार पर सजाया गया था? उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर, है ना। और ये बताइए जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था उस समय तक कितने तत्व की खोज की जा चुकी थी? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जब आया था मेंडलीव का, उस समय तक कितने तत्व खोजे जा चुके थे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? याद रखिएगा उस समय तक जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो थे 63। कितने थे? 63 थे। ठीक है। आज तो मैंने 25 सवाल था आज, है ना, लेकिन कोई नहीं, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया है। बाकी कल हम लोग जो बचे हुए सवाल हैं उसे कल करेंगे। डेली देखिए मेरा जो टारगेट है डेली मैं आपको 25 से 30 सवाल कराऊं। आज थोड़ा मैंने कम सवाल किया है, कोई बात नहीं है, इसी दिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। मेरा बस ये टारगेट है आपको इंटायर साइंस जो 30 to 35 क्लासेस है, आपको साइंस आपका इतना बेहतरीन कर दूं, आप साइंस के क्वेश्चन से आप बिल्कुल न डरें। आप लगभग, मैं ये आपको गारंटी देता हूं, आप लगभग डेली कम से कम नाम मात्र के ये 25 क्वेश्चन होंगे, आप डेली कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन सीख के जाओगे, 100 से ज्यादा सवाल, 100 से ज्यादा पॉइंट आप सीख के जाओगे क्लास में। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप एक कॉपी रखिए साथ में, जो भी नया इंफॉर्मेशन मिलता है प्लीज आप उसे नोट डाउन करिए। जब आप एग्जाम में जाएंगे आप उसे रिवाइज करके जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है उससे। बात समझ में आ गई? न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे, सब करवाएंगे, चिंता आप मत करिए, एक एक चीज करवाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। बट हाँ, जितना कर रहे हैं इसको ध्यान से करिए, जो नया चीज सीख रहे हैं उसको वन लाइनर के फॉर्म में आप लिखते चलो कॉपी में, और उसको आप वीक में कम से कम एक दिन रिवाइज करो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आज हमारा पीवाईक्यू ही था, कल हमारा पीवाईक्यू भी रहेगा प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेगा। आयरन की कमी से भी अनीमिया होता है निरेश, और आयरन की अधिकता होती है ना तो उससे एक बीमारी होती है सीडरोसिस। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, अब क्लास का समय हो चुका है तो आपसे मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।